गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास +2 आर्ट में हिस्ट्री में हमारा लेसन नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता। इससे पहले हम एक यात्री अल बिरूनी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अब हमारा जो दूसरा यात्री है इब्न बतूता उसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था जिसका जन्म 1304 में मोरक्को के तेजियर शहर में हुआ था। यह एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में था, यानी कि इसका जो जन्म है वो एक ऐसे परिवार में हुआ था जो बहुत ही सम्मानित परिवार था और बहुत ही पढ़ा लिखा और शिक्षित वर्ग से संबंधित था। उसने कम उम्र में ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वह पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं द्वारा अनुभव और ज्ञान प्राप्ति को अधिक महत्व देता था। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है स्टूडेंट्स कि वो जो पुस्तकों में जो ज्ञान लिखा हुआ था उसने उस पे इतना महत्व नहीं दिया। उसने अपनी यात्राओं के अनुभव के दौरान जो ज्ञान प्राप्त किया उस पर उसने अधिक महत्व दिया। नए नए देशों की यात्राएं करने और लोगों के बारे में जानने का उसे बहुत अधिक शौक था। भारत में आने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा, इराक, फारस, यमन, ओमान, सीरिया तथा पूर्वी अफ्रीका के कई व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। वह भारत में हमारे जो दिल्ली के सुल्तान थे उस समय के मोहम्मद बिन तुगलक के कला और साहित्य के प्रति प्रेम और दयालु स्वभाव के कारण मुल्तान के रास्ते दिल्ली आया। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो उस समय जो दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, वो साहित्य के प्रति बहुत बड़े साहित्य को बहुत बड़ा एक जो प्रेम होता है उस यानी कि एक जो लगाव है वो उसका बहुत अधिक था। और इसी सुल्तान के कारण इतने अधिक लगाव होने के कारण वह दिल्ली आया। सुल्तान तुगलक ने उसकी विद्वता यानी कि जो उसकी विद्वानता है, जो विद्वान है, उससे प्रभावित होकर के दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। किसका? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। किसको कर दिया? इब्न बतूता को। किसने? उस समय के जो सुल्तान थे उसने। सुल्तान कौन थे हमारे? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। इसके साथ साथ वह एक हठी यात्री भी था। स्टूडेंट, ये जो हठी जो यात्री है ये बड़ा ही यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि इब्न बतूता को एक हठी यात्री क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जो इब्न बतूता है वो वास्तव में एक हठी यात्री था। उसने अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पहले कई वर्षों तक उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, भारत, चाइना जैसे देशों की यात्राएं की। और ये जो यात्राएं उन्होंने की थी, अब उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख कर की थी, क्योंकि इन यात्राओं में उसे भूख, प्यास तथा डाकुओं के आक्रमण झेलने पड़े थे। बतूता को डाकुओं ने घायल भी कर दिया था। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि वास्तव में इब्न बतूता एक हठी यात्री था। अब इसकी जो चीन यात्रा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तुगलक ने 1342 में बतूता को मंगोल शासक के पास दूत के रूप में भेज दिया। उसने व्यापक रूप से चीन की यात्रा की। 1347 में वह चीन से अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने चीन
उस द्वारा दिए गए चीन की यात्रा का वृत्तांत की तुलना इटली के यात्री मार्को पोलो के वृत्तांत से भी की जाती है। अब हम बात करेंगे रिहल्ला। ये रिहल्ला इसके द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है उसका नाम है स्टूडेंट। और जो रिहल्ला है ये बड़ी ही प्रसिद्ध और पॉपुलर बुक है जिसमें भारतीय संस्कृति और समाज के बारे में बहुत कुछ इसमें सुनने और देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं बतूता द्वारा भारतीय संचार प्रणाली या डाक व्यवस्था का वर्णन इसके अंदर विस्तृत रूप से है। अब ये क्या है वो हम जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत देखिए ये जो हमारी जो भारतीय डाक व्यवस्था प्रणाली है ये कहता है कि उस समय भारत में ये दो प्रकार की डाक व्यवस्था होती थी। एक होती थी अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी होती थी पैदल डाक व्यवस्था। जो अश्व जो डाक व्यवस्था है इसमें देखिए इस अवस्था को उल्लुक कहा जाता था। दूसरे किस नाम से जाना जाता था? इसको उल्लुक कहा जाता था। इनके अनुसार हर 4 मील की दूरी पर घुड़सवारों की चौकियां होती थी। एक घुड़सवार समाचार अथवा डाक लेकर दूसरी चौकी तक जाता था, फिर दूसरी चौकी से तीसरी चौकी तक, ऐसी 4 होती थी। एक यहाँ तक पहुँचा देता, फिर दूसरा यहाँ पहुँचा देता, तीसरा यहाँ पहुँचा देता था। इस प्रकार डाक बहुत ही जल्दी राजा के पास पहुँच जाती थी। और दूसरी टाइप की होती थी पैदल डाक व्यवस्था। इसे दावा, क्या नाम है? दावा डाक व्यवस्था भी कहा जाता था। 1 मील की 1/3 दूरी पर पैदल डाकिया हाजिर रहता था। प्रत्येक डाकिया एक हाथ में डाक का संदेश तथा दूसरे हाथ में 2 हाथ लंबी एक छड़ लेकर दौड़ता था। तो इस प्रकार छड़ पर तांबे की घंटियां लगी होती थी और जब वो डाकिया दूसरे के पास पहुंचता था तो उन घंटियों की आवाज़ सुनकर तैयार हो जाता था और डाकिये से पत्थर लेकर अपनी छड़ को हिलाते हुए पूरी ताकत के साथ अगली चौकी तक भागता था। तो ये इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया थी। अब हम बात दूसरा इसमें वर्णन है बतूता द्वारा भारतीय कृषि, व्यापार और वस्तुओं के बारे में वर्णन। कृषि के बारे में क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश था और यहाँ पर अधिक अनाज पैदा होता था। इतने अधिक अन्न उत्पन्न होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत अधिक उपजाऊ बनी रहती थी। दूसरा कहता है कि भारत की भूमि अधिक उपजाऊ होने से यहाँ के जो किसान हैं वो वर्ष में 2 फसलें प्राप्त करते थे। व्यापार की भी हमारे देश में बहुत अधिक महिमा थी। वो कहता है कि भारतीय व्यापार बहुत उन्नत था। भारत देश जल व थल मार्ग से एशियाई देशों के साथ व्यापार के क्षेत्र में जुड़ा हुआ था। और वस्त्र उद्योग के बारे में वो बताता है कि भारत में वस्त्र उद्योग बहुत विकसित था। विदेशों में भारतीय कपड़ों की, विशेषकर सूती कपड़ा, मलमल, रेशम आदि की बहुत अधिक डिमांड थी। विदेशों में सूती कपड़ा अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता था। बतूता के अनुसार भारत में बनने वाली महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें केवल अमीर लोग ही पहन सकते थे। तो आइए अब हम बात करते हैं होमवर्क की। इब्न बतूता की यात्राओं का क्या उद्देश्य था? सेकंड क्वेश्चन, रिहल्ला के लेखक का क्या नाम था? थर्ड क्वेश्चन, सुल्तान तुगलक ने बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर कौन सा पद दिया? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, बतूता ने चीन की यात्रा कब की? और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, बतूता एक हठी यात्री कैसे था? थैंक यू।